हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ वेंजो का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ गाइस। चलिए उसे शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये स्टोरी लाइन अभी एंड नहीं हुई है गाइस। ये स्टोरी लाइन अभी बहुत आगे तक जाएगी। आई डोंट नो इसके कितने पार्ट बनेंगे, 25-30 तो आई गेस पार्ट इसके बनेंगे ही बनेंगे। तो ये स्टोरी लाइन खत्म नहीं हुई है। जिन जिनको कल लग रहा था कि ये स्टोरी लाइन एंड हो गई है, नहीं, ये स्टोरी लाइन एंड नहीं हुई है। तो चलिए इसका फर्दर पार्ट हम शुरू करते हैं। जो वन कशिंग होता है ना, वो घुटनों पे बैठ जाता है और लिटरली उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो सोना गली से कहता है ज़ोऊ ज़िशु नहीं मर सकता। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ज़ोऊ ज़िशु मर गया? तो सोना गली उसकी भी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो ज़ोऊ ज़िशु को खड़ा करती है और कहती है, तुम्हें याद है तुम बैटल फील्ड में घायल थे और तुम जानते हो ना कि वो जो पर्ल था यूनिकॉर्न का, उसके बिना तुम अधूरे थे। तुम्हें पता है ज़ोऊ ज़िशु कौन था? ज़ोऊ ज़िशु ही यूनिकॉर्न था और उसका पर्ल ही तुम्हें चाहिए था। जब से वो हमारे प्लेनेट पे आया था, वो ये बात जानता था कि वो यूनिकॉर्न है, लेकिन पहले उसे ये कंफर्म नहीं था क्योंकि जब तक उसने वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की थी, उसने अपनी जो ट्रू फॉर्म थी वो नहीं पाई थी। लेकिन याद है एक बार तुम्हें ज़ोऊ ज़िशु ने कहा था कि हम लोग एक केव के अंदर ही दो अलग अलग पार्ट में जो है अपनी मेडिटेशन को जारी रखेंगे, और तुमने हाँ भर दी थी क्योंकि ज़ोऊ ज़िशु चाहता था कि तुम उस केव में अपनी ड्रैगन की शक्ति को पालो, और वो वहाँ पर अपनी यूनिकॉर्न की शक्ति पे प्रैक्टिस करना चाहता था। और वो कभी नहीं चाहता था कि ये बात तुम्हारे सामने आए। वो दुनिया से ये चीज़ें हाइड करके रखना चाहता था कि वही यूनिकॉर्न है, क्योंकि अगर किसी भी उसके दुश्मन को भी गलती से भी पता चल जाता तो वो लोग उसकी जान ले सकते थे। उसका पूरा प्लेनेट तबाह कर दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक यूनिकॉर्न था और उसकी पीढ़ी जो थी वो यूनिकॉर्न थी। इसलिए उसकी पूर्वजों को बहुत पहले ही मार दिया गया था। और उसके बाद उसकी मदर ने, जो कि इमॉर्टल नहीं रही थी, सिर्फ मॉर्टल बन गई थी, उन्हें पता था ज़ोऊ ज़िशु इकलौता ऐसा बंदा था जो उनकी यूनिकॉर्न की पीढ़ी को आगे चला सकता था। इसलिए उसकी मदर, जो कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, उन्होंने मरने से पहले ज़ोऊ ज़िशु को मुझे सौंप दिया था। जब उनके प्लेनेट पे बहुत तगड़े तरीके से लोगों ने आक्रमण किया और उनके पूरे प्लेनेट को तबाह कर दिया। ज़ोऊ ज़िशु की माँ जानती थी कि वो लोग, अगर ज़ोऊ ज़िशु की माँ वहाँ से भाग जाएगी तो वो लोग ज़ोऊ ज़िशु को पता करने के लिए उसके पीछे पीछे ज़रूर आएंगे। और वो अब इमॉर्टल भी नहीं रही थी, वो सिर्फ मॉर्टल बन चुकी थी। तो इसलिए उसने एक डिसीज़न लिया कि वो ज़ोऊ ज़िशु को हमारे प्लेनेट पर छोड़ देगी। और किस्मत की बात देखो, वन कशिंग, ज़ोऊ ज़िशु उस प्लेनेट पे आया जहाँ पर वो जानता था कि उसे तुमसे मिलना होगा, और तुम वो इंसान थे जो कि उसके यूनिकॉर्न का उस पर्ल को चाहते थे। और तुम्हें पता है यूनिकॉर्न अगर अपना पर्ल विकसित कर लेता है और उस पर्ल को अपने शरीर से निकाल देता है तो वो नहीं बच सकता। इसलिए जब तुम ज़ोऊ ज़िशु पे इतना यकीन करते थे तो ज़ोऊ ज़िशु जानता था कि आगे चल के उसे तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस करना होगा। इवन जब तुमने डिसीज़न लिया वॉर में आगे चल के लड़ने का, ज़ोऊ ज़िशु जानता था कि वॉर जो थी वो तुम्हें अपना पर्ल जैसे ही दे देगा, उस समय ही वो मर जाएगा। वो तुम्हारे सामने खुद को इस तरह से हारते हुए और मरते हुए नहीं दिखवाना चाहता था ताकि तुम्हारा मनोबल टूट जाए। इसलिए वो सेकंड श्रेणी में 60% लोगों की भीड़ के साथ 60% की सेना लेकर आता है, और तुम्हें वो नहीं दिखाई देता क्योंकि युद्ध उस वक्त ऐसे चरण पे आ चुका था जहाँ पर तुम्हारे और एम्परर के बीच घमासान हो रहा था। वो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म यूनिकॉर्न फॉर्म में आता है, तुम्हें वो पर्ल देता है और वहाँ से चला जाता है। उसने तुम्हारी मदद की, तुम पे एक आँच नहीं आने दी, लेकिन वो जानता था यूनिकॉर्न का पर्ल देने के कुछ ही बाद उसकी मौत हो जाएगी। शायद वो मर्मेड की दुनिया में वापस चला गया अपनी मौत से पहले, ताकि शायद अंतिम बार तुम उसके जो शरीर है उसे वहाँ देख सको। तो रोने लगता है ज़ोऊ ज़िशु ज़ोर ज़ोर से और कहता है, आप जानती थी ना, आप जानती थी कि वही यूनिकॉर्न है, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तो सोना गली कहती है, अगर मैं तुम्हें बता देती कि ये यूनिकॉर्न है और इसका पर्ल निकालने से तुम मर जाओगे, और ज़ोऊ ज़िशु भी तुम्हें ये बता देता, तो तुम कभी भी इस जंग के लिए तैयार नहीं होते। ना जाने कितने लोगों को वो ब्लैक होल मारता रहता, और तुम इस जंग के लिए इतना बड़ा बलिदान कभी नहीं देते। तुम अपनी प्राणों की आहुति दे सकते थे, लेकिन ज़ोऊ ज़िशु की नहीं। हम सब जानते तुम मुझसे कितना प्यार करते थे, तुम मुझसे हमेशा प्रोटेक्ट करते थे। ज़ोऊ ज़िशु भी तुमसे बहुत प्यार करता था और वो हमेशा से जानता था, मैं ही नहीं, गोल्डन ड्रैगन और ये वाइट डाइटी भी जानते थे कि वो ही है जो तुम्हें बचा सकता है। उसके अंदर वाइट पर्ल की शक्ति है। पहली बार देखते ही उसे गोल्डन ड्रैगन और वाइट डाइटी पहचान गए थे। जिन दिनों तुम प्रैक्टिस में लीन हुआ करते थे, उन दिनों वो लोग ज़ोऊ ज़िशु को प्रैक्टिस में बताया करते थे कि किस तरह से वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। ज़ोऊ ज़िशु ने ही हमें कसम दी थी कि मैं, गोल्डन ड्रैगन और वाइट वाटर डाइटी तुम्हें कभी ना बताएं कि वो एक्चुअल में यूनिकॉर्न है। ये सुनते ही
फूट फूट कर वेंकटेश रोने लगता है और कहता है, आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? आप जानते थे मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर मरना था तो हम दोनों साथ में मरते, लेकिन उसे ही क्यों उसे ही आखिर अपने प्राणों की आहुति क्यों देनी पड़ी? हमेशा उसे सेक्रीफाइस क्यों करना पड़ा? वो जानता था कि उसे मेरे लिए बलिदान देना है, फिर भी उसने हमेशा मुझसे प्यार किया, उसने हमेशा मेरा साथ दिया। वो ये जानता था ना सोनागली कि आखिर में उसे मेरे लिए मरना होगा, फिर भी वो हमेशा मेरे साथ रहा। मैं तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन हुआ क्योंकि मैंने उसकी जान ले ली अपने लोगों को बचाने के लिए, और उसने मेरे लोगों के लिए इतना बड़ा बलिदान दे दिया। सोनागली रोती है और कहती है, वो जानता था उसका जन्म ब्लैक ड्रैगन डायनेस्टी को बचाने के लिए हुआ है। प्रोफेसी यही कहती थी कि अगर ब्लैक ड्रैगन को वाइट पर्ल यूनिकॉर्न का मिल जाता है तो वो इस ब्लैक होल को हरा सकता है, लेकिन ये किस्मत ही थी जिसने तुम्हें मिलाया, उसे तुम्हारा दोस्त बनाया। और उसने जब वो तुम्हारा दोस्त बन गया और वो जानता था कि तुम उसे कभी नहीं छोड़ पाओगे, तो उसने डिसीज़न लिया तुमसे सब चीज़ें छुपाने का एंड तक। तुम उसके सामने हमेशा ये जताते थे कि वाइट पर्ल तुम्हें चाहिए, तुम्हें डेस्परेटली चीज़ें चाहिए। सोचो वो कैसा सोचता होगा कि जिस पर्ल के लिए तुम चाह रहे हो उस पर्ल में उसकी ज़िंदगी जुड़ी है, उसकी इमॉर्टैलिटी और उसकी मॉर्टैलिटी दोनों ही तुम अपने हाथों में चाहते थे। और उसने वही किया, उसने सत्य का साथ दिया, उसने लोगों की भलाई के लिए अपनी जान दे दी। बताओ अगर ज़ोज़ इशू की जगह तुम्हारे अंदर वो वाइट पर्ल होता और ज़ोज़ इशू को इस दुनिया को बचाना होता, क्या तुम बलिदान नहीं देते? वेंकटेश रोते रोते कहता है, मैं हंसते हंसते उसके लिए जान दे देता। तो सोनागली कहती है, सेम उसने किया, उसने भी यही किया वेंकटेश, उसने तुम्हारे लिए नहीं, उसने सबके लिए अपनी जान दी। और वो जानता था कि ब्लैक ड्रैगन की पावर उसी का पर्ल बढ़ा सकता है, इसलिए उसने कभी तुम्हें कुछ नहीं बताया। क्योंकि अक्सर हम सब चीज़ों के बलिदान दे सकते हैं, लेकिन जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उस चीज़ को खोना हमारे लिए सबसे ज़्यादा दर्दनाक होता है, और हम कहीं ना कहीं हिचक जाते हैं। वो कभी नहीं चाहता था कि तुम अपने डिसीजन से पीछे मुड़ो सिर्फ उसके लिए। और अगर कोई प्रोफेसी तुम दोनों को लेकर हुई थी तो वो कभी नहीं चाहता था कि तुम्हारी वजह से उसकी वजह से तुम किसी भी चीज़ से पीछे हटो। और जो लोगों का विश्वास तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी अपनी सल्तनत, और ना जाने कितनी सल्तनत की जाने तुम दोनों के हाथों में थी। तुम्हें पता है हर जगह वो तुम्हारे साथ क्यों जाता था, हर स्टेज को पार करने इतने खतरों में, और उसने हमें क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि जहाँ पर भी तुम्हारी जान पर बात आती वो अपने यूनिकॉर्न रूप में आता और तुम्हें अपना पर्ल दे देता। तुम्हें पता है जब मायावी दुनिया में जा रहे थे तो मायावी दुनिया में माइंड पे सबसे ज़्यादा असर होता है, वो आपके इमोशंस के साथ खेलती है। तब मैंने उसे एक दवाई दी थी ताकि वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करे, लेकिन तुम्हें नहीं। पता है क्यों? क्योंकि वो अनकशिंग, मैं नहीं चाहती थी उसका रूप तुम्हारे सामने आए और उसके बाद वो तुम दोनों अपने अपने डिसीजंस या अपने अपने लक्ष्य से भटक जाओ और उसके बाद तुम्हें ज़िंदगी भर रिग्रेट हो। इस मोमेंट जब बिना चिंता के वहाँ पर लड़ाई कर रहे थे और उस पर्ल को अपने अंदर समा रहे थे, अगर तुम्हें पता होता कि इस पर्ल को निकालने के बाद ज़ोज़ इशू की मौत हो जाएगी, क्या तुम वो पर्ल लेते? क्या तुम इतने दृढ़ निश्चय के साथ ये लड़ाई लड़ते? कुछ राज छुपाने के लिए होते हैं जिसमें लोगों का भला होता है, सिर्फ इसलिए ज़ोज़ इशू ने वो सब छुपाया। वेंकटेश ज़ोर ज़ोर से रोता है और सोनागली के पैर में पड़ के बहुत तेज रो रो के कहता है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं उसी के साथ मर जाता, मैं उससे कभी नहीं मांगता उसका पर्ल। तो सोनागली कहती है, तुम पर्ल नहीं मांगते तो तुम कभी किसी को हरा ही नहीं सकते थे, इस ब्लैक होल को बिल्कुल भी नहीं हरा पाते, और तुम मर जाते। तो तुमने कभी सोचा है आने वाली ज़िंदगियों में लोगों का क्या होता? ज़ोज़ इशू, वेंकटेश रोते रोते कहता है, ज़ोज़ इशू कहाँ है? मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे आखिरी बार मिलना है। सोनागली कहती है, शायद वो मर्मेड के प्लैनेट पे गया है, हमें वहाँ चलना चाहिए। वेंकटेश अपने पेरेंट्स को रोते रोते कहता है, वो मेरा सोलमेट है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं उसे बचा लूँगा। वेंकटेश फटाफट से वहाँ से प्लैनेट की तरफ जाता है। गुशियांग, खाओइनिंग, बाकी सबको विदा करके वो भी मर्मेड की प्लैनेट की तरफ जाते हैं। लियो चंचाओ और स्कॉर्पियो किंग भी वहाँ जाते हैं। लियो चंचाओ की आंखें भर चुकी थी आंसुओं से, क्योंकि उसने ज़ोज़ इशू को अपने बच्चे की तरह पाला था, और आज उसका जो बच्चा था यानी कि ज़ोज़ इशू, वो उन लोगों को बचाने के लिए अपनी जान तक देने वाला था। ज़ोज़ इशू सिर्फ 18 साल का था और उसने दुनिया के कल्याण के लिए, इतने बड़े बड़े इमॉर्टल्स को बचाने के लिए आज अपनी जान दे दी थी। ये देखकर सबके दिल कांप रहे थे और सबकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वेंकटेश सबसे पहले अपने ड्रैगन रूप में आता है और भागकर जो है अपने उस प्लैनेट की तरफ जाने की कोशिश करता है। तब उसे सोनागली रोकती है और कहती है, तुम ह्यूमन फॉर्म में आओ, मैं एक जगह से दूसरी जगह का दरवाज़ा खोल सकती हूँ।
हम अपने प्लेनेट पे जल्दी ही पहुंच जाएंगे, तुम्हें इस तरह से जाने की ज़रूरत नहीं है। वो वनकशिंग को बोलती है। वनकशिंग अपने इंसानी रूप में आता है और बहुत आंसू उसकी आंखों से रुक ही नहीं रहे होते। उसका दिल बहुत बुरी तरह से काँप रहा होता है और वो कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं इस वक्त क्या करूँ। सोनागली एक बहुत बड़ा सा एक द्वार बनाती है जिससे एक जगह से दूसरी जगह वो लोग कुछ ही सेकंड्स में आ सकें। वो अपना जादू यूज़ करती है, हालांकि वो भी घायल थी। वनकशिंग के माँ बाप वनबशिंग और वनकशिंग की मदर काओविनिंग घूशियांग वहाँ पर, और वो लोग गोल्डन ड्रैगन को दफनाने का काम दूसरों को देते हैं। काओविनिंग जो है अपनी डायनेस्टी के लोगों को, और ब्लैक ड्रैगन अपने डायनेस्टी के लोगों को गोल्डन जो ड्रैगन था और वाइट डाइटी को दफनाने का काम देते हैं। और तो और वो लोग उनके लिए एक प्रे रखने के लिए एक दिन भी चूज़ करते हैं। वनकशिंग जो था वो उसकी तो सुध-बुद्धि खो गई थी। उसने इतने बड़े बड़े लोगों को आज खो दिया था, स्पेशली अपने प्यार को। सोनागली सबके साथ उस द्वार को खोल के अपने यहाँ पर पहुँचती है और वो लोग भागकर इधर उधर घूमते हैं। वनकशिंग चिल्लाता रहता है, ज़ोज़िशु, अशु अशु कहाँ हो तुम। और वो रोते रोते ज़ोज़िशु के रूम में जाता है। वो भी वहाँ नहीं दिखाई देता। वो हर जगह ढूंढता है, फिर वो थक कर हार कर रोते हुए अपने कमरे में आता है और वो देखता है ज़ोज़िशु उसी के बेड पर बिना सांस के, बिना धड़कनों के वहाँ लेटा हुआ था। वो मर चुका था गाइस। और वनकशिंग जैसे ही उसे देखता है, ज़ोज़िशु का चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे उसका खून ही सूख गया हो। वनकशिंग ये देख के न जाने कितनी बुरी तरह से रोने लगता है। उसे गले से लगाता और कहता है, अशु अशु उठो ना, अशु प्लीज़ उठो, एक बार मुझसे बात करो अशु। अशु तुमने मुझे वादा किया था जब हम वॉर जीत जाएंगे ना तो तुम मुझसे शादी करोगे, तो मेरी एम्प्रेस बनोगे, मैं तुम्हारे लिए खाना भी बनाऊँगा, मैं तुम्हारे लिए सब चीज़ें करूँगा। तुम्हें पसंद था ना काओविनिंग जैसे घूशियांग की परवाह करता है, मैं तुम्हारे लिए सब करूँगा, उठो ना। मैं कभी किसी को तंग नहीं करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। मैं कभी तंदूरी नहीं चुराऊँगा, मैं आज के बाद कभी स्कॉर्पियो किंग को तंग नहीं करूँगा, मैं कभी घूशियांग को भी तंग नहीं करूँगा। तुम चाहते थे ना मैं काओविनिंग से उसकी शादी कर दूँ, मैं उसकी शादी, हम दोनों मिलकर उसकी शादी कराएंगे। प्लीज़ उठो ना, मुझे तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाना है। तुम मेरे पेरेंट्स से अभी तक नहीं मिले ना, प्लीज़ उठो ना, उठो ज़ोज़िशु उठो ना प्लीज़। तुम आज दिन तक मेरे पेरेंट्स से नहीं मिले, देखो देखो मेरे पेरेंट्स भी आए हैं, मैं उन्हें तुमसे मिलवाना चाहता हूँ, मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ तुम मेरे सोलमेट हो। ज़ोज़िशु तुम उठ क्यों नहीं रहे। वो ज़ोर ज़ोर से उसे अपने गले लगा कर रोता है और कहता है, मदर फादर पापा देखो ज़ोज़िशु क्यों नहीं उठ रहा। वहाँ पर सारे भाग कर आते हैं उसके रोने सुन के। ज़ोज़िशु हुंकारे मारता है और बहुत तेज तेज रोता है। वो गले से लगा लगा के अशु को वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रोता है और कहता है, बाबा देखो ये क्यों नहीं उठ रहा, इसके हाथ में कोई मोशन भी नहीं हो रहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं इसके लिए खाना भी बनाऊँगा। पता है घूशियांग, वो घूशियांग का हाथ पकड़ के कहता है, ये चाहता था कि काओविनिंग से तुम्हारी शादी हो जाए क्योंकि वो बहुत अच्छा है, मैं रेडी हूँ। वो स्कॉर्पियो किंग को भी देख कर कहता है, मैं तुम्हारी मुर्गी कभी नहीं चुराऊँगा, प्लीज़ इसे बोलो ना ये उड़ जाए। घूशियांग काओविनिंग बोलो ना इसे उड़ जाए। वो लोग भी बहुत बुरी तरह से रोने लगते हैं और वनकशिंग को संभालते हैं। वनकशिंग ज़ोज़िशु को अपनी गोद में उठाता है और चिल्लाता है, आप लोग इसे क्यों नहीं उठाने के लिए बोल रहे हैं, आप लोग नहीं चाहते ये उठे, ठीक है मैं भी आप लोगों को छोड़ के जा रहा हूँ। वो ज़ोज़िशु को अपनी गोद में लेता है और ज़ोज़िशु के साथ वो ड्रैगन फॉर्म में आता है। ज़ोज़िशु को अपनी गोद में लिए हुए वो वहाँ से चला जाता है और बहुत तेज रोता है। उसके फादर उसकी मदर भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोनागली कहती है, थोड़े दिन इसे रोने दो, तब तक आप लोग अपने अपने शहर की बनाने का इंतज़ाम करो। अभी वो अपने सेंसेस में नहीं है, लेकिन बहुत जल्द वो आ जाएगा अपने सेंसेस में। आप लोगों को उसका कोरोनेशन करना है, उसका राज्याभिषेक करना होगा। वो ब्लैक ड्रैगन डायनेस्टी का अब से एम्परर है, वो किंग बन चुका, उसने बैटल भी जीत ली, अब उसे अपनी राज्यसभा की गद्दी संभालनी होगी। आप लोग चिंता मत करें, वो ज़ोज़िशु को थोड़े टाइम बाद दफनाने के बाद आ ही जाएगा। जो वनकशिंग होता है वो ज़ोज़िशु को अपने साथ हक किए हुए लेकर हवा में उड़ जाता है। उसे नहीं पता होता वो कहाँ जा रहा है। वो ज़ोज़िशु को हक किए उड़ता रहता है और बहुत रोता है और कहता है, देखा मैं हमेशा चाहता था कि तुम और मैं हवा में उड़ें, मैं तुमसे बातें करूं, मैं तुम्हें यहाँ लेके आऊँ, लेकिन तुम मुझे छोड़ के चले गए ज़ोज़िशु। अशु तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, क्या तुम्हें यहाँ के नज़ारे अच्छे नहीं लग रहे। देखो ऊपर से सोनागली का प्लेनेट कितना अच्छा लगता है। तुमने और मैंने कसम खाई थी कि हम मरमेड्स को उनके अधिकार देंगे और ज़िंदगी भर प्रोटेक्ट करेंगे। याद है, तुमने और मैंने कसम खाई थी कि हम घूशियांग की शादी बिल्कुल ऐसे करेंगे जैसे अपनी छोटी बहन की शादी कर रहे हों। और तो और देखो यहाँ, कल को सोनागली
कल को लियो चिनचाओ और स्कॉर्पियो किंग के भी बच्चे होंगे और उनका नामकरण भी तो हमें करना है। उठो ना ज़ोऊ ज़िशु, मेरे माँ बाप भी आ गए। मैं तुम्हें हमेशा कहता था ना, मैं उन्हें मिस करता हूँ। आज तुम्हें पता है, मैं उनके गले भी लग कर रोना चाहता हूँ, लेकिन तुम आंखें ही नहीं खोल रहे। बताओ ना, हम दोनों कैसे उनसे मिलेंगे? तुम मेरे सोलमेट हो। मैंने तुम्हें वचन दिया था कि तुम्हारे बिना मेरा कोई सोलमेट नहीं होगा। अगर तुम भी आज नहीं रहे तो मेरा सोलमेट कौन होगा? ज़ोऊ ज़िशु प्लीज़ उठो। वो उसे गले से मिल लगाता है और रोता है, और वो अपनी ड्रैगन की टोन में ज़ोर से दहाड़ता है और अपनी एनर्जी से आसपास की जगह में आग लगाने की कोशिश करता है। और वो बहुत तेज रोता है और कहता है प्लीज़ उठो। वो वापस से ज़ोऊ ज़िशु को धरती पर ले आता है, और जहाँ पर वो लोग प्रैक्टिस किया करते थे, जिस जगह पर ज़ोऊ ज़िशु अपने यूनिकॉर्न फॉर्म की प्रैक्टिस किया करता था, वो ज़ोऊ ज़िशु को वहीं ले जाता है और ज़ोऊ ज़िशु को वहाँ पर वो एक गड्ढा खोदता है और वहीं पे दफना देता है। वो ज़ोऊ ज़िशु को अकेले ही वहाँ पर दफनाता है। उसके नाम की एक लकड़ी काट के लाता है और उसकी टेबल पे उसका नाम लिखता है। वो बहुत रोता है। उसके बाद वो अपने हाथों से ज़ोऊ ज़िशु का फेवरेट फूड बनाता है, ज़ोऊ ज़िशु की पसंदीदा शराब यानी कि वाइन बनाता है। और उसके बाद उसके सामने वो सारे खाने की पसंदीदा चीज़ें एक एक कटोरी में भर के रखता है जो उसे पसंद थी, और कहता है देखा, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, उठो ना, खा लो ना। लेकिन ज़ोऊ ज़िशु अब ज़मीन के अंदर दफन था और वन केशिंग के आंसू रुक नहीं रहे थे। वो रोते रोते सब काम कर रहा होता है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे एक बार भी मना कर दे। वो सारा खाना बनाने से वो सबको वो खाने के लिए कह देता है, जो ज़ोऊ ज़िशु के अलावा बाकी बचा हुआ खाना होता है। वो दिन रात वहीं बैठा रहता है और रोता रहता है और ज़ोऊ ज़िशु से कहता है एक बार टेस्ट तो करो, मैंने कैसा खाना बनाया है। प्लीज़ उठो ना, तुम चाहते थे मैं खाना बनाऊँ, मैंने तुम्हें नहीं बताया मुझे खाना बहुत अच्छा बनाना आता है। प्लीज़ उठो, एक बार तो खा लो। और वो उस वाइन की बोतल को गले से लगाता है और रोने लगता है। वो उस वाइन को धरती पर छिड़कता है और वहाँ पर लिटरली रोते रोते कहता है प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा, हम खुशहाली से जिएंगे, प्लीज़ प्लीज़, वरना मैं भी नहीं जी पाऊँगा। इमॉर्टैलिटी मेरे लिए एक सज़ा बन गई है। मुझे नहीं पता मैं कितने साल जीऊँगा, लेकिन तुम्हारे बिना ये ज़िंदगी बेकार है। मैं नहीं जीना चाहता, मुझे प्लीज़ अपने साथ ले चलो। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है, उस वाइन के जग को उठाता है और उसे पूरा पी जाता है। वो इतना पी जाता है कि वो भंड हो जाता है और वहीं गिर जाता है। और वो रोते रोते कहता है अशु, अशु मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, अशु प्लीज़ वापस आ जाओ। मैं अपने आज की स्टोरी को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। वेंजू के जितने भी फ़ैन पेज हैं या जितने भी फ़ैन्स हैं उन लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।